उस वक्त वो अपनी एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा था जब रास्ते में पुलिस वालों ने नाकाबंदी की हुई थी। वो उसे ना चाहते हुए भी गाड़ी रोककर एक इंस्पेक्टर को इशारे से अपनी तरफ बुलाना पड़ गया। सर, आपको थोड़ी देर तकलीफ उठाना पड़ेगी, आगे चेकिंग चल रही है, जब तक चेकिंग कंप्लीट नहीं हो जाती कोई भी इंसान नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर जबर ने उसे समझाते हुए कहा, यू इंस्पेक्टर, मुझे किसी ने आज तक रोकने की हिम्मत नहीं की, जाके अपने डीएसपी को बताओ कि दामियार शाह हूँ मैं। उसने काफ़ी एटीट्यूड से कहा था। सर, आप कोई भी क्यों ना हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए रूल्स बराबर है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? मैं कह रहा हूँ कि जाकर अपने डीएसपी सर को बताओ कि मैं कौन हूँ। सर, डीएसपी सर इतने फारिग नहीं बैठे, वो भी अपने काम में मसरूफ़ हैं, और अगर आप उनको जानते हैं तो चले जाएं, जाकर आप उनसे खुद बात कर लें, कम अज़ कम मेरे काम में डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। अपनी गाड़ी साइड पर लगा लीजिए प्लीज़। लड़के, देखो, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे अभी अपने काम के लिए जाना है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला था, सर सर, यहाँ पर जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं ना, सबकी बहुत ज़रूरी मीटिंग्स हैं। जो कि इस चेकिंग की वजह से अपनी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पा रहे, आप अकेले नहीं हैं जिसकी मीटिंग डिले हो रही है। प्लीज़ गाड़ी एक साइड पर लगा दीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। आपका अंदाज़ अब उसका अंदाज़ भी अब वैसा ही था। तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हें ना बहुत फंसा सकता है। अगर मैं चाहूँ तो एक ही लम्हे में तुम्हारी ये यूनिफॉर्म उतरवा सकता हूँ। उसने अब की बार उसे डराने की कोशिश की। शायद वो जानता नहीं था कि ज़बर शाह डरने वालों में से नहीं बल्कि डराने वालों में से है। शौक से उतरवा दीजिए जनाब, मुझे इतराज़ नहीं। गाड़ी साइड पर लगाइए, आप मेरे काम में फ़जूल में डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। उसका अंदाज़ अब भी ऐसा ही था। दामियार ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए एक साइड लगाते डीएसपी को देखा, जो उसे देखते ही भागते हुए उसके पास आया, जबकि ज़बर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अरे दामियार साहब, आपने क्यों गाड़ी रोक दी? आप जाइए ना, डीएसपी सर ने उसके पास पहुंचते हुए कहा, जबकि वो गुस्से से उसे घूर कर रह गया। तो जाकर ये बात अपने उस इंस्पेक्टर को बताओ जो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा। समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी आखिर है कौन और उसका ये एटीट्यूड। वो गुस्से से लब भींचते हुए बोला, ओ इंस्पेक्टर ज़बर, उनकी तरफ से मैं माजरत करता हूँ सर, आप प्लीज़ जाइए, आपके लिए ये चेकिंग हरगिज़ नहीं है। वो एक नज़र ज़बर को देखते हुए बोला, जो अपने काम में मसरूफ़ इस चीज़ को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर चुका था। समझा दीजिएगा इस इंस्पेक्टर को, इस तरह का एटीट्यूड दामियार शाह कभी बर्दाश्त नहीं करता। वो गुस्से से डीएसपी को कहता अपनी गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी जन से उड़ा कर ले गया, जबकि डीएसपी सर अब उसे घूर रहे थे, जो कि उन्हें एक नज़र देखता शैतानी अंदाज में आंख दबाता अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। डीएसपी सर नफ़ी में हिलाकर रह गए थे। सिर्फ वो कभी किसी का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करता था, बेशक यहाँ उसका अपना बाप ही क्यों ना खड़ा होता। आराम से, शोर मत करना, बारीक ने उन सबको घूरते हुए कहा, जबकि वो सब अपने अपने होंठों पर हाथ रखकर अपनी आवाज़ को मज़ीद कम करके आहिस्ता से दादी जी के कमरे का दरवाज़ा खोल चुके थे। दादी जी आराम से बेड पर बैठी दरवाजे को ही देख रही थीं, जैसे उन्हें पता हो कि अभी उनकी बच्चा पार्टी अंदर आने वाली है, और उन्हें इस तरह से शरारती अंदाज में दरवाजे को देखते पाकर उन सबका सरप्राइज़ धरा का धरा रह गया था। अरे ये क्या दादी, आप तो जाग रही हैं? इज़ा परेशानी से उन्हें देखते हुए बोली तो दादी खिलखिलाकर हंसी। हाँ, तो तुम लोगों के आने का इंतज़ार करती कि कब तुम धड़म से मेरे बेड पर गिरकर मुझे बर्थडे विश करो। मैं सोए ही नहीं, ड्रामे अच्छे कर रहे थे तुम लोग। तुम लोगों को याद नहीं कि बड़ी दादी की सालगिरह है? अरे मेरी प्यारी दादी, आपकी बर्थडे क्या हम लोग भूल सकते हैं? शहीर उनके साथ बैठते बोला, बिल्कुल भी नहीं, भूल कर भी तुम लोग जाओगे कहाँ? रहना तो तुम लोगों ने मेरे घर में ही मेरे ही साथ है ना। और जब ज़बर 11 बजे रात को घर आया ना, तभी मैं समझ गई कि तुम लोग थोड़ी देर में केक लेकर आने वाले हो। वो बड़े मज़े से बोली, वाह दादी, यू आर सो स्मार्ट। चलें चलें, अब केक काटें, इससे पहले कि मुझे नींद आ जाए। इबादत ने अपनी जमाई रोकते हुए कहा, तो सबने हंसते हुए केक काटा। हैप्पी बर्थडे दादी, अल्लाह पाक आपको हमेशा हमारे साथ रखे। सब बारी बारी उनसे मिल रहे थे। आमीन आमीन, वो खुशी से सबकी दुआएं लेते हुए बोली, जब बारिक उनके पास बैठा। जी तो दादी बताइए, इस बर्थडे पर आप हमसे क्या चाहती हैं? और प्लीज़ अब ये मत कहिएगा कि मेरे पास सब कुछ है, हर साल यही कहकर टाल देती हैं, लेकिन इस साल हम आपको आपका गिफ्ट ज़रूर देंगे। कुछ तो ऐसा हो ना आपके पास जो नहीं है, जो आप चाहती हैं कि आपको मिले। प्लीज़ दादी, प्लीज़ बताइए ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी के दिल में कोई ख्वाहिश ही ना हो। हम आपकी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं दादी, वो सब उनके पास बैठे कहने लगे।
बेटा, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नवाजा है, मेरे पास सब कुछ है। औलाद का सुख, पोते पोतियों का सुख, हर चीज़ तो दी है अल्लाह ने। लेकिन हाँ, एक छोटी सी ख्वाहिश है जो ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं हुई। मैं अपने बेटे मुर्तज़ा से मिलना चाहती थी, उसे जी भर कर प्यार करना चाहती थी, उसे अपने सीने से लगाकर अपनी ममता को राहत पहुँचाना चाहती थी। लेकिन उसके बाप ने मुझे कभी भी उससे नहीं मिलने दिया और वो भरी जवानी में दुनिया छोड़कर चला गया। मैंने सुना था कि उसका एक बेटा हुआ था जो बिल्कुल मेरे मुर्तज़ा जैसा है। मैं अपनी ममता उससे पूरी करना चाहती हूँ। मैं उसे एक बार दिल खोलकर प्यार करना चाहती हूँ, उसे अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। वो मोहब्बत जो मैं अपने बेटे को नहीं दे सकी, वो मैं अपने पोते से करना चाहती हूँ। लेकिन वो मुझसे बहुत नफ़रत करता है, वो गलतफ़हमियों का शिकार है, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इस ज़िंदगी में मेरी यही एक ख्वाहिश अधूरी रह गई है कि मैं अपने उस पोते से प्यार कर सकूं, उसे बता सकूं कि मैं उसकी दादी हूं। वो अपनी सारी गलतफहमियां दूर करके मुझे अपने सीने से लगा ले। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि वो सब हैरानगी से बैठे उन्हें सुन रहे थे कि ये कौन सी कहानी थी जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। इन सब बातों का बस उन सबको तो बस यही पता था कि उनके दादा के साथ दादी की दूसरी शादी थी, लेकिन दादी की पहली शादी में से भी उनकी कोई औलाद थी, इस बारे में वो हरगिज़ नहीं जानते थे। ठीक है दादी, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। देखिएगा, बहुत जल्द मैं आपके पोते को आपके पास लेकर आऊँगा। और बाकी जहाँ तक उसकी गलत फहमियों की बात है तो वो तो आपसे मिलते ही सारी की सारी उसकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि हमारी दादी ऐसी हैं कि कोई उनसे नफ़रत कर ही नहीं सकता। बारीक बारिक ने उन्हें अपने साथ लगाते हुए कहा था, जबकि ज़बर भी उन्हें यकीन दिला रहा था कि वो उनके पोते को ढूंढ लाएगा। बल्कि सब लोग दादी से उनके पोते को मिलवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आखिर दादी ने पहली दफ़ा जो उनसे कुछ मांगा था। आपके लिए गुड न्यूज़ है दामियार। दामियार शाह ने अपना केस वापस ले लिया है। बिना किसी वजह से उसने आपके साथ हर तरह का पंगा ना लेने का बिना किसी वजह के उसने आपके साथ किसी भी तरह का पंगा ना लेने का फैसला किया है। अरे वाह, ये तो वाकई सचमुच में बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे भी उस शख्स के मुंह नहीं लगना चाहता था और ना ही दोबारा उस शख्स की शक्ल देखना चाहता हूँ। तुम मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके मुताबिक तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे। जी सर, बताइए क्या करना होगा मुझे। उसका सेक्रेटरी फ़ौरन बोला, मैं तुम्हें एक आदमी के बारे में बताऊँगा। उसके बारे में मैं खुद ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन बस कुछ कुछ मालूमात है मेरे पास। तुम्हें पता करना है कि वो आदमी कौन है और उसकी फैमिली वगैरह का क्या कुछ सिस्टम है। अब उसकी फैमिली में कौन कौन मौजूद है वो उसे एक कागज़ पर लिखी इन्फॉर्मेशन देते हुए बोला था। सर, ये नाम तो मैंने कभी भी नहीं सुना, लेकिन मैं अभी इसके बारे में पता करवाता हूँ। आप मीटिंग ख़त्म कर लीजिए, तब तक इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 2 बजे आपकी मीटिंग है और 3:30 बजे तक मैं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आ जाऊँगा। वो पूरी जिम्मेदारी लेते हुए बोला, जबकि बारीक उसका कंधा थपथपाता खुद अपने काम के लिए निकल गया। उसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी आज न्यू एडवर्टीज़मेंट के सिलसिले में। जैसे ही वो मीटिंग रूम में दाखिल हुआ, सामने मेन चेयर पर उसे दामियार शाह बैठा नजर आ गया। उसका मूड वहीं पर ख़राब हो चुका था, जबकि वहीं उसकी एडवर्टीज़मेंट कंपनी का मालिक भी बैठा उससे बातें करने में मसरूफ़ था। दामियार साहब, इनसे मिलिए, ये हैं बारिक साहब जिनके साथ आपकी आज की मीटिंग है। ये एडवर्टीज़मेंट हमने 3 पार्टीज़ के हवाले करना है और मुझे यकीन है हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। लतीफ़ साहब की इस एडवर्टीज़मेंट में 20% शेयरिंग है, 10% आपकी और 70% हमारे दामियार साहब ले रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट हम इन्हीं की न्यू एडवर्टीज़मेंट कंपनी में स्टार्ट करेंगे। वो मुस्कुराते हुए उसे बता रहे थे। 1 मिनट रुकिए जनाब, पहले ज़रा इनसे पूछ तो लीजिए कि ये मेरे साथ काम भी करना चाहते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स नहीं करना चाहते, और अगर ये काम करना चाहें ना तो मैं इनके साथ काम करना नहीं चाहूँगा। दामियार शाह का स्टैंडर्ड नहीं इन जैसे छोटे छोटे लोगों के साथ काम करके अपना नुकसान करवाने का। कुछ एक हफ्ता पहले मैंने इन्हें माफ़ कर दिया था एक फ़्रॉड के लिए, लेकिन हर बार माफ़ नहीं कर सकता। ये ऑलरेडी मेरे साथ फ्रॉड कर चुके हैं। अभी लास्ट वीक की ही तो बात है, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इन्होंने वो अचानक से मेरे साथ काम करने से इनकार कर दिया। मैंने इस बात को रफ़ा दफ़ा कर दिया, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे लोगों के मुंह लगना पसंद ही नहीं करता मैं, और मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों के साथ काम करना भी पसंद नहीं करता। ये लो स्टैंडर्ड लोग हैं, अपनी ज़ुबान से मुकरने वाले। दामियार शाह का स्टैंडर्ड उसे इजाज़त ही नहीं देता इन जैसे लोगों के साथ काम करने का। बहुत अच्छी बात है जनाब, मैं भी यही कहने वाला था कि आपका स्टैंडर्ड अगर इजाज़त दे भी तो कम अज़ कम मेरी तरबियत मुझे आप जैसे लोगों के मुंह लगने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देती। वो उस अंदाज में बोला कि दामियार का गुस्से से चेहरा सुर्ख होने लगा। अगले ही लम्हे वो उसके गिरेबान को गुस्से से दबोच चुका था। ज़ुबान संभाल कर बात करो, ऐसी कौन सी तरबियत है तुम्हारी जो तुम्हें मेरे सामने इस तरह ज़ुबान चलाने की हिम्मत देती है। मेरे बाप की तरबियत, मेरी माँ की तरबियत, मेरी दादी की तरबियत, खैर तुम क्या जानो ये सब क्या होता है। सुनने में आया है कि तुम्हारी दादी तो भाग गई थी ना किसी के साथ, और माँ तुम्हारी तवाइफ थी।
तुम क्या जानो तरबियत किसे कहते हैं, तो तुम्हारा बाप तो सारी जिंदगी अय्याशियां करते मर गया। वो बोल ही रहा था कि दामियार ने गुस्से से अपना हाथ उसके मुंह पे दे मारा, और उसका लिहाज बाकी सामने खड़े बारिक ने भी नहीं किया। जिस अंदाज में उसने उस पर हमला किया था, वो उसी अंदाज में जवाब देते उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मार चुका था। बात बढ़ती देख बाहर से भी लोग अंदर आ गए और इस लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश करने लगे, लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। तुम्हारा जीना ना हराम कर दिया तो मेरा नाम भी दानियार शाह नहीं। अबे पहले जा, दुनिया वालों की नज़र में एक काबिल इज्जतदार आदमी तो बन। तेरी क्या औकात है? तुझे क्या लगता है तेरी जेब में 4 पैसे हैं तो तू यहाँ हर इंसान का मालिक बन जाएगा? ज़ीरो है तू दामियार शाह, तेरी कोई औकात नहीं, तेरी कोई औकात नहीं। दादी तेरी भागी हुई, माँ तेरी तवाइफ, बाप तेरा आयाश। यहाँ इस तरह एटीट्यूड दिखाने से बेहतर है खुदकुशी करके मर जा। पता नहीं तू सर उठाकर जीता कैसे है। वो अब भी चुप नहीं हुआ था। बारिक को बहुत कम गुस्सा आता था, और जब आता तब वो हर तरह का लिहाज भूल जाता था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो उस वक्त भूला हुआ था। क्या हुआ बारिक, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं देख रही हूँ जब से आप घर आए हैं कुछ उदास उदास लग रहे हैं। क्या हुआ बारिक, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं देख रही हूँ जब से आप घर आए हैं कुछ उदास उदास लग रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जोरिश ने सारा काम खत्म करते जैसे ही कमरे में रखा, उसे सामने बेड पर बैठे हुए पाया। वो अब तक ऑफिस वाले कपड़े पहने ही बैठा था। आज ऐसा कुछ हुआ था जो मैं कभी भी नहीं करना चाहता था। मतलब मैं इतनी गिरी हुई और इतनी घटिया हरकत कर सकता हूँ कि कभी सोच भी नहीं सकता था, सिर्फ इसलिए कि मुझे उस शख्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। मैं उसे इस चीज़ का ताना देकर आ गया। वो इस अंदाज में बोला कि जहरिश परेशानी से उसे देखने लगी। क्या मतलब आपकी इस बात का? मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? वो उससे पूछने लगी, जबकि वो बिना कुछ भी कहे सर झुकाए हुए बैठा था। मेरी मुखालिफ पार्टी में एक आदमी है, उसका नाम दामियार शाह है। मुझे कुछ दिन पहले उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी, जहाँ पर उसके बिजनेस की मुखालिफ पार्टी के लोग मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे बताया कि दामियार शाह एक अच्छे घर से बिलोंग नहीं करता। उसका बाप एक इंतहाई आवारा और बदकिरदार इंसान था। उसका दादा भी कुछ ऐसा ही था, यहाँ तक कि उसकी दादी घर से भाग गई थी और वो खुद एक तवाइफ की औलाद है। इंसान कितना खुद गर्ज होता है ना ज़रिश। सिर्फ आज उसे नीचा दिखाने के लिए मैंने उसका सच उसके मुंह पर बोल दिया, सिर्फ उसे शर्मिंदा करने के लिए, सिर्फ अपनी बात की अहमियत बढ़ाने के लिए, सिर्फ खुद को उससे बेहतर साबित करने के लिए। मैं कितना गिर गया ना ज़ोरिश, मैं इतना कैसे गिर गया ज़ोरिश कि मैं खुद को आईने में नहीं देख पा रहा। मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या मेरे वालदैन ने, मेरी दादी ने मेरी तरबियत ऐसी की है कि मैं किसी को इतना जलील करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं अपनी ये शर्मिंदगी ख़त्म नहीं कर पा रहा। ज़रिश मेरी मदद करो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम तो हमेशा मुझे बेहतर मशवरा देती हो ना, तो आज मुझे कोई ऐसा मशवरा दो जिससे मेरा ये गिल्ट कम हो सके। वो उसका हाथ थामते हुए कहने लगा, अगर आप मेरी बात मान सकते हैं बारिक, तो आप उस इंसान से माफ़ी मांग दीजिए। जो आपने किया है वो बिज़नेस की दुनिया से हट कर है। आपने उसके किरदार पर, उसके ख़ानदान पर दाग लगाया, और आपका बिज़नेस इस सब चीज़ों से बहुत हट कर है। आप अगर अपना गिल्ट कम करना चाहते हैं तो सुबह उससे मिलिए, उससे माफ़ी मांगिए। अपने लफ्ज़ों की मार लफ्ज़ ही मिटा सकते हैं। आप उससे माफ़ी मांगेंगे ना? वो उम्मीद से पूछने लगी, तो उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। हाँ ज़ोरिश, ऑफ कोर्स मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने गलती की है, और अपनी गलती को तभी मैं सही कर पाऊंगा जब मैं उससे माजरत कर लूँगा, तभी सुकून आएगा मुझे। वो कुछ सोचते हुए बोला, तो ज़ोरिश ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। मैम, आप कब तक शादी करने का इरादा रखती हैं? आज ज़िबाइश की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को अपनी अदाओं के जलवे दिखाती हुई अपनी मर्ज़ी के जवाबात दे रही थी। हाँ, शादी कौन करेगा मुझसे? उसने एक अदा से पूछा, जबकि सामने रिपोर्टर्स अपने सीने में मौजूद दिल थाम कर रह गए थे। वैसे हमने सुना है कि आप और जारन शाह आजकल काफ़ी करीब हैं, बल्कि आजकल कहाँ, आप लोग तो यूनिवर्सिटी के ज़माने से एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो क्या हम सोचें कि जल्दी उनके और आपकी तरफ से हमें खुशखबरी मिलने वाली है? आखिर इतने बड़े वकील हैं जारन शाह, और आप आजकल की नंबर 1 एक्ट्रेस। आप दोनों की जोड़ी कमाल की लगती है। क्या हम आप लोगों की तरफ से इस खुशखबरी का इंतज़ार करें? अगर आप लोगों की जोड़ी बन जाती है तो यह हमारी इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन जोड़ी होगी। वैसे तो हमें बहुत सारी खबरें मिलती रहती हैं आप दोनों के डेट्स और आउटिंग वगैरह की, लेकिन उनमें कितनी हकीकत है ये तो आप ही बता सकती हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सवाल। वो हंस हंस कर पागल हो रही थी। उनके सब सवालात उसे बहुत मज़ा दे रहे थे। आपकी इस हंसी का क्या मतलब निकालें हम? एक और रिपोर्टर ने माइक आगे करते हुए कहा।
चलिए जाइए, मैं आपको इजाज़त देती हूँ। आप जो मतलब निकालना चाहते हैं शौक़ से निकालिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और जहाँ तक ज़ारन की बात है तो वो सच में मेरे दिल के बेहद करीब है। अगर मैं उससे शादी करती हूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला होगा। उसका ये जवाब जैसे उन सबको एक उम्मीद दिलवा गया। ये इंटरव्यू पब्लिश होते ही हर न्यूज़ चैनल पर कास्ट हुआ, हर न्यूज़ चैनल पर कास्ट हुआ और हर न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। एडवोकेट ज़ारन शाह का ज़िबाइश के साथ खुफिया अफेयर लमलाइट में आ चुका था। क्या सच में उन दोनों का अफेयर चल रहा है और बहुत जल्द आवाम को उनकी तरफ से शादी की खुशखबरी मिलने वाली है? इस तरह के कई सवाल हर न्यूज़ चैनल पर गर्दिश करने लगे। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन था कि सारे शहर को खबर हो जाए और उसके घर में ये खबर ना पहुंचे?